जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में और अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है आयतन यानी कि वॉल्यूम। मैथ्स में हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। सारे एक एक टॉपिक वाइज वीडियो डले हुए हैं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, साइंस में बायो हो, केमिस्ट्री हो या फिर जीके के कोई पोर्शन हो, रीजनिंग हो, और हम यहाँ पर मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स के भी कई सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है आयतन। क्षेत्रफल वाला टॉपिक हम पहले पढ़ चुके थे, आज हम आयतन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए साथियों, आयतन क्या होता है। जब मैंने आप लोगों को आकृतियों के बारे में समझाया था कि आकृतियाँ कितने टाइप की होती है, उन चैप्टर में भी मैंने आपको आयतन के बारे में बताया था कि जो 3D आकृतियां होती हैं, जो 3D शेप्स होते हैं, उनमें हम आयतन के बारे में डिस्कस करते हैं। आयतन क्या होता है, कोई भी आकृति जितनी धातु से बनी होती है, जैसे कोई आकृति है, सपोज कीजिए मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर कितनी धातु से बना हुआ है वो उसका आयतन है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कोई अंदर से खोखला है, जैसे पाइप होते हैं, ठीक है, अब वो पाइप क्या होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, तो हम उन पाइप में कितना द्रव्य, ठीक है, कितना द्रव्य उसके अंदर डाल सकते हैं, यानी कि यूँ मान लीजिए कि उस पाइप में कितना पानी जा रहा है, वो पानी जो जा रहा है वो पानी उसका क्या है, आयतन है। वो पानी उसका क्या है, आयतन है। यानी कि कोई भी आकृति जितनी धातु से बनी हो या खोखली आकृति में जितना द्रव्य भरा जाता है वो क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। आयतन हम दो तरह की आकृतियों का निकालेंगे। एक तो वो आकृति जो ठोस होती है, यानी कि अंदर से खोखली नहीं होती, जैसे ये मार्कर है पूरा कंप्लीट भरा हुआ है, ठीक है, अंदर से कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कंप्लीट ठोस आकृति है, तो इसका आयतन अलग तरह से निकला जाता है। और जो खोखले होते हैं, जैसे पाइप हैं, टंकियां हैं, वो क्या है, बाहर से तो पूरी कवर है लेकिन अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, तो हम खोखली आकृतियों का आयतन अलग तरीके से निकालते हैं और जो ठोस आकृतियां होती हैं उनका आयतन हम अलग तरीके से निकालते हैं। देखिए, आयतन का जो साधारण सा फॉर्मूला होता है, नॉर्मल फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है, वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। किसी भी 3D शेप्स का हम इस फॉर्मूले से आयतन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, आधार का, जैसे कोई भी एक टंकी ले लीजिए आप, तो टंकी किस आकृति की होती है, बेलनाकार आकृति होती है, ठीक है, तो टंकी का जो शेप होता है नीचे से सर्कुलर टाइप का है ना, वृत्तीय शेप होता है नीचे से, और उसकी उस नीचे वाले का क्षेत्रफल यानी कि आधार का क्षेत्रफल, उस आधार के क्षेत्रफल को हम उस टंकी की ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। ठीक है, जैसे इस तरह की अगर आपके कोई टंकी होती है, ये मान लीजिए कोई टंकी है, ठीक है, अब ये टंकी नीचे से सर्कुलर टाइप की है, यानी कि बेलन अगर अपन इसको बनाते हैं, ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है h, आधार का क्षेत्रफल, अब ये वृत्तीय है, वृत्त का क्षेत्रफल मैं आप लोगों को बता सका हूँ पाई आर स्क्वायर होता है, और ये क्या है, h। तो हम इस आधार के क्षेत्रफल को अगर इसकी ऊंचाई से गुणा कर दे तो ये जो आया, ये हमारे पास क्या निकल के आता है, उसका आयतन, यानी कि बेलन का जो फिर आयतन आया वो क्या आया, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, इसी तरह से सभी आकृतियों का आयतन निकाला जाता है। बात समझ में आई, ठीक है, यानी कि जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर हम किसी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद अपने को नहीं आया तो हम इसको याद रख सकते हैं, और कैसे उस आकृति का निर्माण होता है उसको ध्यान में रखते हुए भी हम आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई सा भी हो, कोई सी भी आकृति हो, तीन तरह की आकृतियां होती हैं, ठीक है, कोनिकल आकृति अलग होती है, शंक्वाकार अलग हैं, बेलनाकार अलग हैं, गोलाकार आकृति अलग होती हैं, ठीक है, इनके अलग अलग पोर्शन हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम इस टॉपिक, आज के टॉपिक में जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे घन और घनाभ के बारे में। घन और घनाभ क्या होते हैं, इनके आयतन कैसे होते हैं, किस तरह की ये आकृतियां हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने
वाले हैं। बस आपको ये बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि हम तो जैसे बेलन है उसका आयतन का फॉर्मूला हमने रट लिया, घनाभ का फॉर्मूला हमने रट लिया, ठीक है, शंकु का फॉर्मूला हमने रट लिया, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछ लेता है। वो आपको आधार का क्षेत्रफल दे देता है, ऊंचाई दे देता है और बोलता है बताओ आयतन क्या होगा। तो अगर हमें बेसिक फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर हम आयतन नहीं निकाल पाएंगे, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था। तो आपको ये जो आयतन का बेसिक फॉर्मूला है ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है घनाभ। ठीक है साथियों, घनाभ क्या होता है? घनाभ जैसे कोई लंबा एक बरामदा होता है, अपने मकान में कोई बड़ा सा बरामदा है, ठीक है, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी हो। ये कमरा ही आप मान लीजिए, लेकिन किस में? लंबाई चौड़ाई में। घन अलग चीज है, घनाभ अलग चीज है। घनाभ को हम यूं समझे, आयत से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आयत में लंबाई चौड़ाई होती है तो हम उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। घन जो होता है, घन में सभी भुजाएं बराबर होती है, और जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या, वर्ग कहते हैं ना। तो हम घन को तो वर्ग से रिलेट कर सकते हैं, और घनाभ को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? आयत से। ठीक है, इस तरह का अगर कोई डायग्राम है, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो, अरे कट हो गया, चलिए दोबारा बना देते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो ये दो आयत आपको नजर आएंगे। ठीक है, कौन से? एक तो ये वाला आयत और एक ये वाला। थोड़ा डायग्राम डिसमिस हो गया अपना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से। तो दो आयत आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम आयत को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं किससे? घनाभ से। ठीक है, अब देखिए घनाभ में चार चीजें होती हैं। घनाभ में शीर्ष होता है जिसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। विकर्ण भी होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। ठीक है, फलक होते हैं, फेसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा किनारे यानी कि एजेस, एज होते हैं। जैसे हमारा कोई डस्टर होता है ना, हम इसको बोर्ड को क्लीन करते हैं, डस्टर होता है, तो वो जो डस्टर होता है लंबा सा, वो भी क्या है? घनाभ है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने शीर्ष हैं, कितने किनारे हैं, कितने विकर्ण हैं, कितने फलक हैं, उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो शीर्ष जो हमारे वर्टेक्स होते हैं वो कितने होते हैं? 8। कितने वर्टेक्स होते हैं? 8। ठीक है, यानी कि शीर्ष कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। किनारे जो हैं, किनारे टोटल किनारे कितने होते हैं? 12। अब टोटल किनारे 12 कैसे हुए? 4 तो ऊपर और 4 नीचे, यानी कि 1 2 3 4। अरे ये तो यही गड़बड़ बन गया, चलो इसको दोबारा ही बना देते हैं अपन। एक सेकंड, इसको मिटा के वापस बना देते हैं। देखिए ये लीजिए। ठीक है, ये घनाभ। अब 4 इसके कितने किनारे कितने हो गए? 12। ये 4 ऊपर के, 4 नीचे के और 4 कहाँ के? साइड के। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 12। इसके अलावा विकर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4। 4 विकर्ण कौन से? 1 2 3 और 4। ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे, कितने विकर्ण हो गए? 4। यानी कि घनाभ में कितने विकर्ण मिलेंगे आपको? 4। वर्टेक्स कितने मिलेंगे? 8। और किनारे कितने मिलेंगे? 12। और फलक यानी कि फेस जो हम सामने से देख सकते हैं, ठीक है, जिनको हम ऐसे सामने से देख सकते हैं, वो कितने रहते हैं? टोटल 6। ठीक है, बात समझ में है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 तरह से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, फेस मतलब जैसे उसका चेहरा मान लीजिए आप लोग, है ना। तो फेस कितने होते हैं? 6। ये अपने को याद होने चाहिए कि शीर्ष कितने? 8, किनारे कितने? 12, विकर्ण कितने? 4 और फलक कितने? 6। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब आगे हम बढ़े
तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, और ऊंचाई मतलब हाइट। तो हमने LBH लिखा, L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेड्थ, H मतलब हाइट, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था मैंने आपसे कि जो मेरे पास बेसिक फॉर्मूला होता है आयतन का, वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब इसका आधार किससे बना हुआ था, मैंने क्या बोला था, आयतन, आयत किससे बना हुआ था, आयत। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, सिंपल ये लंबाई गुणा चौड़ाई। उसमें क्या गुणा करना था, ऊंचाई, उसमें क्या गुणा कर दिया मैंने, ऊंचाई। बात समझ में आई, यानी कि ये जो चीज थी मेरे पास, ये तो आधार का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और उसमें ऊंचाई से क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। जब ऊंचाई से गुणा किया तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई मेरे पास क्या बन जाता है, आयतन। और घनाभ में अपने को ये याद होना चाहिए किससे रिलेट करना है, आयत से। नीचे का जो पोर्शन होता है वो क्या रहे, आयत, यानी कि नीचे वाले का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या था, आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। उसमें गुणा किसका करना था, ऊंचाई का, तो h से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को, यानी कि बेसिक फॉर्मूले से ही सभी के आयतन निकलते हैं। ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। तो यानी कि आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए विकर्ण क्या हो जाएंगे, विकर्ण इसके होते हैं अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल हमारा जो कमरा है, टोटल हमारा जो घनाभ है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है, यानी कि LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा क्या आया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसके अलावा अगर अपने को घनाभ जो है, कमरा है, जैसे सपोज कीजिए कमरा है, घनाभ की आकृति का है, ठीक है, अगर हमें केवल और केवल उस घनाभ में सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका अलग से फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2HL प्लस B, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, अलग से पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। चलिए इसके अलावा घनाभ का आयतन। अब देखिए यहाँ भी घनाभ का आयतन था, यहाँ भी घनाभ का आयतन आ गया। इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है कि वो कंप्लीट हमें अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, लेकिन कई बार हमें सम्मुख पृष्ठ दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि किसी घनाभ के सम्मुख पृष्ठ इतने 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 हैं, तो बताओ उसका आयतन क्या होगा। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, अंडर रूट XYZ, यानी कि जो आपको सम्मुख पृष्ठ दिए हुए हैं उन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके उनका क्या ले लो, वर्गमूल ले लो, आपका आयतन निकल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, और ये सारे जितने भी फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। बात समझ में आई, ठीक है। आयतन, विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठ, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, और अगर सम्मुख पृष्ठ दिए हुए हैं तो उनका आयतन हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला भी अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। ये किसकी बात हुई, घनाभ की, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करने वाले हैं किसकी, घन की। घन सेम घनाभ की तरह है, बस डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पर जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। घनाभ में भुजाएं बराबर नहीं थी, यहाँ पर सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर होती है। जो घनाभ में थे वर्टेक्स थे, यानी कि शीर्ष जो था, विकर्ण जो था, फलक जो था, ठीक है, किनारे जो थे, उतने ही सब कुछ इसमें भी
होते हैं, इसलिए मैंने वापस से यहाँ पर नहीं लिखा। आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि जो घन में शीर्ष थे, जो घन में किनारे थे, जो घन में फलक थे, या जो घन में किनारे थे, वो सब क्या है, चारों चीज़ें इसमें भी हैं। ठीक है, जितनी उसमें है उतनी ही इसमें भी है। बस इन दोनों में अंतर क्या है कि वहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी, लेकिन यहाँ पर घन में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। वो जो क्यूब आता है जिसको अपन ऐसे ऐसे करके मैच करते हैं ना, देखा होगा ना क्यूब बॉक्स, वो भी क्या है, एक घनाकार। उसकी जब आप उसको देखोगे तो चारों जितनी भी उसकी साइड्स हैं, सारी साइड्स कैसी रहती है, इक्वल रहती है, बराबर रहती है। ठीक है, अब हम अगर इसके आयतन की बात करते हैं तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। अब देखिए, आयतन की जो यूनिट होती है ना, मैंने आप लोगों को समझाया था, अलग अलग यूनिट होती है। ठीक है, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो इसकी यूनिट अलग लगेगी, लंबाई की यूनिट अलग लगती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर है, अगर मुझे ये सेंटीमीटर वाली यूनिट लगानी है सब में, तो अगर मुझे केवल और केवल लंबाई दी हुई है तो मैं यहाँ पर सिर्फ लंबाई लिखूंगा। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर ही लिखूंगा। अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल की यूनिट जो आती है वो आती है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि फिर क्षेत्रफल जब अपन किसी का निकाल रहे हैं तो वहाँ पर सेंटीमीटर के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अगर मैं आयतन की बात करूँगा तो आयतन में क्या लग जाता है, क्यूब लग जाता है। क्या लग जाता है, क्यूब लग जाता है, यानी कि 3 आ जाता है। ठीक है, ये अपने को याद रहनी चाहिए भैया। ये क्या है, यूनिट्स हैं। अगर यूनिट्स भी आपने गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसलिए यूनिट अपने को ध्यान में रखनी है कि केवल अगर अपने से लंबाई पूछी जा रही है तो यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर अपने से क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो स्क्वायर आएगा, आयतन पूछा जा रहा है तो क्यूब आएगा। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है। देख लीजिए, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चंस पर अप्रोच करें। ये एक बार दिमाग में बिठा लीजिए, ये क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। इन्हीं पर बेस आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12, 9 और 8 सेंटीमीटर हो तो इस घनाभ में लंबी से लंबी पेंसिल रखी जाए तो उस पेंसिल की लंबाई क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बस क्या दिमाग लगाना है कि अपने को एक घनाभ दिया हुआ है। सपोज कीजिए कोई एक कमरा है, अब उस कमरा जो है वो किस आकृति का है, वो घनाभाकार है ना, क्यूबॉइड है। अब अगर मुझे उस कमरे में एक पेंसिल रखनी है और वो पेंसिल इस तरह से रखनी है कि उसकी लंबाई सर्वाधिक हो, सबसे ज़्यादा लंबाई हो, तो सबसे ज़्यादा लंबाई की पेंसिल हम कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ हमारे दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि हम सर्वाधिक लंबाई वाली पेंसिल कैसे रख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम सर्वाधिक लंबाई की पेंसिल हाँ ऐसे रख सकते हैं, तो फिर हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अब जैसे कोई एक कमरा है, अब उस कमरे में मुझे एक ऐसी पेंसिल रखनी है, या पेंसिल यूँ मान लीजिए आप, तो जैसे कोई कमरा है, कमरे पे मुझे कोई सरिया लगाना है या कोई पाइप रखना है, और इस तरह से पाइप को रखना है कि वो सर्वाधिक लंबाई वाला पाइप आ जाए, तो हम उसको क्या ऐसे ऐसे रख सकते हैं, सीधा सीधा भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, ऊंचा भी रख सकते हैं, लेकिन वो क्या सर्वाधिक लंबाई का होगा, दिमाग लगाइए आप लोग। अगर मैं उसको सीधा जमीन पर रख रहा हूँ, ऐसे सीधा, जैसे कोई कमरा है उसमें सीधा मैं अगर ज़मीन पर रख रहा हूँ तो उसकी लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं उसको इस तरह से रख रहा हूँ तो बिल्कुल ही छोटा हो गया है ना, उसकी चौड़ाई के बराबर, तो और छोटा हो गया। ऊंचाई का रखूँ तो ऊंचाई के बराबर, तो भी सर्वाधिक लंबाई नहीं हुई। हम सर्वाधिक लंबाई का सरिया या सर्वाधिक लंबाई का पाइप कब रख सकते हैं, जब मेरे पास कोई कमरा है तो मैं उस कमरे के इस कोने से अगर किसी को रखना स्टार्ट करूँ, इस कोने से लेकर इस कोने तक,
ठीक है। यानी कि ऊपर वाले शीर्ष से नीचे वाले शीर्ष पर अगर इस तरह से मैं कोई भी पाइप रखता हूं तो वो जो पाइप होगा वो सर्वाधिक लंबाई का होगा। ठीक है। जैसे अगर मेरे पास ये एक, आप तो ऐसे ही मान लीजिए ये आयत है। ठीक है। अगर इस आयत में मैं इस वाले शीर्ष से इस वाले शीर्ष के बीच में कोई पाइप रखता हूं तो ये जो पाइप आएगा ये सर्वाधिक लंबाई वाला होगा। अब आप लोग दिमाग लगाइए, सर्वाधिक लंबाई का क्यों? अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है, ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब मैं आपको आयत पढ़ा रहा था तो मैंने आयत पढ़ाते टाइम आपको कहा था, मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने कि ये सबसे ज़्यादा लंबाई क्यों होगी। जब मैं आयत पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, क्लियर, यानी कि ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो इस त्रिभुज में क्या लगाया था हमने? पाइथागोरस लगाया था। लगाया था नहीं लगाया था? बिल्कुल लगाया था। और जब मैंने पाइथागोरस लगाया तो आपसे एक बात और कही थी कि पाइथागोरस त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होती है? उसका कर्ण होती है। यानी कि ये जो कर्ण होती है ये सबसे बड़ा होता है। सबसे क्या होता है? बड़ा। ये कर्ण जो है सबसे बड़ा होता है। जब ये कर्ण सबसे बड़ा होगा, और मैंने साथ ही साथ में ये भी कहा था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। अब ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये, तो ये क्या होगी? कर्ण। जब ये कर्ण है तो ये कर्ण क्या है? सबसे बड़ा, यानी कि ये इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। तो अगर हम सरिया ऐसे रख रहे हैं तो भी छोटा होगा, ऐसे रख रहे हैं तो भी छोटा होगा, लेकिन अगर हम इस तरह से अगर पाइप रख रहे हैं, सरिया रख रहे हैं इस तरह से, तो फिर वो क्या होगा? सबसे बड़ा। ठीक है। और किसी भी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर अगर हम कोई चीज रख रहे हैं या एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से हम मिला रहे हैं किसी रेखाखंड के द्वारा, तो फिर वो शीर्ष हमारा क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण। तो ये जो इतनी सारी रामलीला मैंने आपको बताई ना, ये इस वजह से बताई, मुझे ये समझाना था। क्या समझाना था? विकर्ण समझाना था। तो ये रामलीला इस वजह से बताया आप लोगों को कि जो विकर्ण हमारा है वो उस कमरे में सर्वाधिक लंबाई वाला होगा। यानी कि अगर किसी कमरे में हमें विकर्ण रखनी है, पेंसिल रखनी है, तो वो उसके विकर्ण से रखनी पड़ेगी, तब वो उसकी लंबाई जो होगी वो क्या हो जाएगी? सर्वाधिक हो जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर? चलिए अब देखिए, अपने को बस अब क्या निकालनी है? विकर्ण की लंबाई, यानी कि विकर्ण की लंबाई निकालनी है बस। अब आप लोगों को ये चीज़ डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम विकर्ण की लंबाई क्यों निकाल रहे हैं। पूरी की पूरी रामलीला मैंने आप लोगों को बता दी थी कि हम विकर्ण की लंबाई क्यों निकाल रहे थे। अब जल्दी से मुझे बताओ क्या होती है घनाभ के विकर्ण की लंबाई? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, भूल तो नहीं गए? क्या होती है बताओ? चलिए, विकर्ण की लंबाई क्या है? √L² प्लस B² प्लस H²। नहीं आ रही वो समझ में तो देख लो एक बार और भी। ये √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। चलिए, √L² प्लस B² प्लस H²। ध्यान से देखिए, L यानी कि लंबाई कितनी दी हुई है? 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। B कितना है? 9, 9 का स्क्वायर। H कितना है? 8, 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? अब तक तो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। मैंने कहा था 20 तक तो अपने को याद होने ही चाहिए। 20 तक के स्क्वायर तो अपने जुबान पे होने ही चाहिए। कोई भी पूछे तो नींद में भी बता दें अपन लोग, ठीक है। वहाँ तक अपने को याद होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेशन स्पीडली कर पाएंगे। वरना अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो फिर हम पहले वो करने में अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। 15 क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे फिर, ठीक है। जीडी के सिलेबस में 15 मैथ्स के क्वेश्चन है ना, तो हमें स्पीड से करने, टाइमिंग इतना नहीं होता हमारे पास, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना है? 81, और 8 का कितना हुआ? 64। तो ये टोटल कितना आया भैया?
4 और 1 5, 5 और 4 9, 6 और 8 कितना होता है 14, 14 और 4 18, हासिल का 1 कितना आया 289। और 289 किसका वर्ग होता है 17 का, किसका 17 का। तो 17 सेंटीमीटर जो मेरे पास आया वो क्या आया आंसर। यानी कि 17 सेंटीमीटर लंबी मैं क्या रख सकता हूँ, देखिए सबसे ज़्यादा है लंबाई से भी, इससे भी, चौड़ाई से भी, ऊंचाई से भी 17 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे इतने से घनाभ में 17 सेंटीमीटर लंबी क्या रख सकता हूँ, पेंसिल रख सकता हूँ, अगर मैं उसको विकर्ण के अनुसार रखूँ तो। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक और क्वेश्चन हमारे पास हैं, वो है एक घनाभ की लंबाई दी हुई है, यानी कि L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा है, अपने को इसमें तो कुछ ही नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया TSA क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू, बोलो भूल गए, लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। देख लीजिए आप लोग, मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो, ये L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे तो फिर अपना काम नहीं चलने वाला। क्या हो जाएगा, हाँ लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से फॉर्मूला, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल 2, एल यानी कि एल कितना है 10, बी कितना है 5 प्लस बी कितना 5, एच कितना 4, एच कितना 4, एल कितना 10। बोर्ड मास आता है अपने को, सबसे पहले क्या हल होगा, मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 50 प्लस 20 प्लस 40। ठीक है, 50 और 20 70, 70 और 40 देखिए 50 और 20 70, 70 और 40 110। ठीक है, यही हुआ ना, 70 और 30 तो 100 हो गया। ठीक है, और 10 एक्स्ट्रा चल रहा था, कितना आ गया 110। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। चलिए, अरे कहाँ गड़बड़ हो गई, अंडर रूट तो लगाना ही नहीं था। ये अंडर रूट अपन ने गलती से इसमें लगा दिया है, इसको हटाना है। चलिए दोबारा कर लेते हैं। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, ये अंडर रूट याद रह गया अपने को ना, एच एल। मैं वही सोच रहा था आंसर गड़बड़ कैसे हो गया, कोई बात नहीं छोड़ो। देखिए 10 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4 प्लस एच कितना है 4 गुणा एल 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 10, ये हो गया 50 प्लस 20 प्लस 4 गुणा 10 कितना हुआ 40। तो 2, 50 और 20 70, 70 और 40 कितना हुआ 50 और 20 70, 70 और 40 110। तो कितना आया 220 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर आएगा। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, एक घन का विकर्ण जो है वो दिया हुआ है अंडर रूट 27 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होगा। देखिए विकर्ण दिया हुआ है, अब घन का विकर्ण क्या होता है
√3 गुणा भुजा। विकर्ण कितना दिया हुआ है भैया? √27। √3 गुणा भुजा। यहाँ से अपने को भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है? भुजा। तो क्या हो जाएगा? √27 √3। ये क्या हो गया? पूरा अंडर रूट में 27 3 यानी कि अंडर रूट में 9। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। बिल्कुल। तो भुजा आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गई मेरे पास? भुजा। अब क्या निकालना है? आयतन। ठीक है, तो आयतन, आयतन क्या हो जाता है? भुजा का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 सेंटीमीटर क्यूब अपना क्या हो गया? आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई दी हुई तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वो क्वेश्चंस आ गया है जो मैं आपसे कहने वाला था। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखाया था मैंने। ठीक है, याद है सभी को? 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या हो जाएगा? 2 गुणा h कितना दिया हुआ है? 6, l कितना है? 10 और b कितना है? 8। तो क्या हो गया? ये 12 और ये कितना हुआ? 18। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये 12 गुणा 18 गुणा कर लो 12 और 18 को, यानी कि 18 और 12 को क्या कर लो? गुणा कर लो। ठीक है, कर दो। 16 1 तो ये 3 आया और ये 18 6 कितना आया? 216। अपने को क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने कहा था यूनिट देख के लिखनी है अपने को। ठीक है ना? अगर यूनिट में हम गड़बड़ कर देंगे तो अपना आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर आएगा, आयतन निकालेंगे तो क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये हुए हमारे घन और घनाभ के क्वेश्चंस, और घन और घनाभ के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप लोग स्टार्टिंग से, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये रहा घनाभ। ठीक है, घनाभ में ये आपको समझ में आ गया था शीर्ष वगैरह कितने होते हैं। आयतन जो होता है उसका LBH होता है, विकर्ण L² B² H², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन कर रहे थे हमने अंडर रूट लगा दिया था वहाँ पर बाय मिस्टेक। ठीक है, वो विकर्ण का ध्यान रह गया और विकर्ण के साथ साथ ही हमने क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया। तो अपने को ये भी याद रहना चाहिए। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन दिमाग में रहते हैं ना, तो फिर सोल्व करते टाइम अपने दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहती है ना, तो वो समझ में आ जाती है कि कुछ तो अपन गड़बड़ कर रहे हैं। अब वो साथ ही साथ में हमने अंडर रूट लगा दिया था, थोड़ा आंसर मिस्टेक हो गया। लेकिन अपने को याद रखना है। ठीक है, टिक करने से पहले भी अगर हम समझ गए, समझ रहे हो बात को? टिक करने से पहले भी अगर हम संभल गए तो फिर हम, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाती है। चार दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, ये सम्मुख पृष्ठ अगर दिए हो तो ये घनाभ का क्या हो जाता है? आयतन हो जाता है। उसके अलावा हमने घन के बारे में बात की थी कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यूनिट्स के बारे में भी मैंने आपको चर्चाएं की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने को यूनिट्स के बारे में भी ध्यान रखना है। तो साथियों आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में जहाँ पर हम अन्य शेप्स के आयतन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने घन और घनाभ के बारे में डिस्कस किया था। आप लोग इसको पढ़िएगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, और जो क्वेश्चंस में किसी भी अगर क्वेश्चंस में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। मैं उम्मीद करूँगा पूरी 100% कोशिश करेंगे कि उस जो आपका डाउट है उसको हम क्लियर करें। तो अगर आपके घन और घनाभ से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग ऐसे ही तैयारी जारी रखिए।
जय हिंद, जय भारत।